हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 6 क्वेश्चंस है और सभी 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम सभी 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स given below the table are congruent or not। तो यहां पर हमें एक टेबल दिया है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। तो ये पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हमें 3 सब क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हर एक सब क्वेश्चन में हमें 2 सेगमेंट्स दिए हैं और ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं हमें वेरीफाई करना है। वेदर द गिवन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ये हमें वेरीफाई करना है। तो 2 सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तब वो दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ये दोनों सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे और अगर लेंथ इक्वल आ गई तो फिर हम कहेंगे ये सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर लेंथ इक्वल नहीं आती है तो हम कहेंगे सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये सेगमेंट की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, सेगमेंट की लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई एंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इक्वल होता है। डिस्टेंस डी जितना मिलेगा उतना ही सेगमेंट का लेंथ होता है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट -7 है, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 9 है। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस डी फाइंड करेंगे तो हमें लेंथ डी मिल जाएगा। उसी तरह से सेगमेंट ए बी का भी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए कॉमा बी। तो ए और बी के पॉइंट्स हमारे पास है, तो इसका यूज करके हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे तो सेगमेंट ए बी का भी लेंथ मिल जाएगा। फिर ये दोनों लेंथ मिलने के बाद इनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल आ गई तो फिर ये सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल नहीं आई तो फिर दिस सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसी तरह से हर एक एग्जांपल में हमें जो 2 सेगमेंट्स दिए हैं वो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन में 2 सेगमेंट्स दिए हैं, सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी। तो पहले हम सेगमेंट डी की लेंथ फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें डी और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ डी that is equal to -7. Coordinate of E that is equal to 9. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में 9 is greater than -7 and therefore length of segment DE is equal to distance DE that is equal to greater coordinate 9 minus smaller coordinate -7 that is equal to 9 plus 7, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, that is equal to 16. That means length of segment DE we have got 16. Suppose this is equation first. उसके बाद सेगमेंट ए बी का भी लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज 5। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में 5 इज ग्रेटर देन -3 and therefore length of segment AB is equal to distance AB that is equal to greater coordinate 5 minus smaller coordinate -3, 5 minus into minus plus 3, 5 plus 3 8. That means length of segment AB is equal to 8. Suppose this is equation number 2. अब देखो, एक सेगमेंट का लेंथ 16 है,
दूसरे सेगमेंट का लेंथ 8 है, यानी दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट लेंथ ऑफ सेगमेंट DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AB, और दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफॉर सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये गिवन दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में एक सेगमेंट BC है और दूसरा सेगमेंट AD है। तो पहले हम सेगमेंट BC का लेंथ फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमें B और C के कोऑर्डिनेट लगेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज 5, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट इज 2। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में 5 ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट BC दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस BC दैट इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, सो दैट इज 3। दैट मीन्स लेंथ ऑफ सेगमेंट BC इक्वल टू 3। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेगमेंट AD का भी लेंथ फाइंड करेंगे। उसके लिए A और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A दैट इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D दैट इज -7। अब ये -3 और -7 में कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है? तो देखो, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम नंबर लाइन पर लेंगे तो -3 यहां पर मिलेगा और -7 यहां पर मिलेगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है। तो -3 राइट साइड में, इसका मतलब ये दोनों में -3 इज ग्रेटर। तो यहां पर हम लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -7 एंड देयरफॉर length of segment AD is equal to distance A comma D that is equal to greater coordinate -3 minus smaller coordinate -7 that is equal to -3 minus into minus +7 -3 plus 7 that is +4. That means length of segment AD equal to +4. सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, एक सेगमेंट का लेंथ 3 है, दूसरे सेगमेंट का लेंथ 4 है, इसका मतलब दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AD। दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफॉर सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल नहीं मिली, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन करेंगे। थर्ड एग्जांपल में एक सेगमेंट B है और दूसरा सेगमेंट AD है। तो पहले हम सेगमेंट B का लेंथ फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेट ऑफ E दैट इज 9। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में 9 ग्रेटर है, 9 इज ग्रेटर देन 5 एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट
BE is equal to distance BE, that is greater coordinate 9 minus smaller coordinate 5, 9 minus 5 4. That means length of segment BE is equal to 4. सपोज इक्वेशन फर्स्ट. उसके बाद सेगमेंट AD का लेंथ फाइंड करेंगे. उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, that is -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, that is -7, और -3 और -7 में -3 ग्रेटर होता है. Here -3 is greater than -7, and therefore length of segment AD is equal to distance between A and D, that is equal to greater coordinate -3 minus smaller coordinate -7, -3 minus into minus plus 7, that is 4. Therefore length of segment AD is 4. Suppose this is equation second. पहले सेगमेंट का भी लेंथ 4 है, दूसरे सेगमेंट का भी लेंथ 4 है, दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है. तो आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट BE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AD. दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है. सो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट. तो आगे हम और सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट का सिंबल सेगमेंट AD. दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए. तो क्वेश्चन 1 में थर्ड एग्जांपल में जो दो सेगमेंट्स थे वो कॉन्ग्रुएंट मिल गए, और फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में जो दो सेगमेंट्स थे वो नॉट कॉन्ग्रुएंट मिल गए. इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे. क्वेश्चन 2, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. इफ AB is equal to 8, then find the length of AM. तो यहां पर हमें सेगमेंट AB दिया है और उसका मिड पॉइंट M दिया है. तो देखो यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, सेगमेंट AB और उसका मिड पॉइंट M. अब इसमें AB का लेंथ 8 दिया है, टोटल AB का लेंथ 8 है, तो हमें AM का लेंथ फाइंड करना है. तो डेफिनेटली AM का लेंथ जो है वो AB के हाफ मिलेगा, यानी AM का लेंथ 4 मिलेगा. तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. AM का जो लेंथ है वो AB के हाफ है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इस तरह से AM का लेंथ हमें हाफ ऑफ 8 मिलेगा, तो AM का लेंथ 4 मिलेगा. चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 2 के आंसर में सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. सेगमेंट AB दिया है और उसका मिड पॉइंट M दिया है, तो एक अंदाजे से सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सेगमेंट AB और उसका मिड पॉइंट M. तो ये AM डिस्टेंस और ये BM डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, और टोटल AB का लेंथ 8 है. और AM का लेंथ हमें फाइंड करना है. तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. देयरफॉर AM हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB का लेंथ 8 है, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा.
Therefore, AM is equal to 4. Question 3. Point P is the midpoint of segment CD. If CP is equal to 2.5, find length of segment CD. तो यहां पर भी हमें सेगमेंट CD दिया है और उसका मिड पॉइंट P दिया है. तो यहां पर भी हम डायग्राम बनाएंगे. सेगमेंट CD और उसका मिड पॉइंट P है. अब यहां पर CP का लेंथ दिया है 2.5. CP का लेंथ 2.5 और CD का लेंथ फाइंड करना है. तो हमें हाफ लेंथ दिया है और टोटल लेंथ हमें फाइंड करना है. तो 2.5 का डबल लेंथ हमें मिलेगा CD का, यानी CD का लेंथ 5 मिलेगा. क्वेश्चन 3 के आंसर में भी पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सेगमेंट CD और उसका मिड पॉइंट P दिया है. तो अंदाजे से हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सेगमेंट CD और उसका मिड पॉइंट P. तो ये CP डिस्टेंस और ये PD डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. यहां पर CP डिस्टेंस 2.5 है और ये टोटल CD डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो आंसर में गिवन सेंटेंस लिखेंगे. पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. ये CP जो लेंथ है वो CD के हाफ. अब यहां पर हमें CP का लेंथ दिया है. CP इज 2.5 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. हमें फाइंड करना है. तो CD फाइंड करने के लिए ये 2 LHS में ट्रांसफर करेंगे तो 2.5 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा एंड देयरफॉर 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू CD मिलेगा. दैट इज CD इज इक्वल टू 2.5 into 2 and therefore CD is equal to 25 2s are 50 और पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहां पर पॉइंट आएगा, मतलब CD का लेंथ आ गया 5. तो फाइनली आंसर में हम लिखेंगे therefore लेंथ ऑफ सेगमेंट CD is equal to 5. इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे. क्वेश्चन 4. इफ AB 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर एंड AP 3.4 सेंटीमीटर. कंपेयर द सेगमेंट्स. तो यहां पर हमें गिवन 3 सेगमेंट्स को कंपेयर करना है. जिस सेगमेंट का लेंथ ज्यादा होता है वो सेगमेंट ग्रेटर होता है. तो यहां पर सबसे ज्यादा लेंथ 5 है, उसके बाद 3.4 है और उसके बाद 2 सेंटीमीटर. अब ये तीनों लेंथ्स में सबसे बड़ी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 3.4 और उसके बाद 2 सेंटीमीटर. तो यहां पर हम ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे. देखो 5 में और 3.4 में 5 इज ग्रेटर एंड 3.4 एंड 2 में 3.4 इज ग्रेटर. तो 5 सेंटीमीटर सेगमेंट कौन सा है? AB. 3.4 सेंटीमीटर AP और 2 सेंटीमीटर BP. तो ये ऑब्जर्वेशन करके हम बता सकते हैं सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AP इज ग्रेटर देन सेगमेंट BP. तो इस तरह से सबसे बड़ा सेगमेंट AB और सबसे छोटा सेगमेंट BP हमें मिलेगा. चलो आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन 4 के आंसर में गिवन डाटा पहले मेंशन करेंगे. AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसके बाद BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. Here 5 is greater than 3.4. 3.4 is greater than 2. Therefore 5 means AB is greater than 3.4 means AP and AP is greater than BP. तो फाइनली हम लिख सकते हैं therefore segment AB is greater than segment AP and the segment AP is greater than segment BP. तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ गिवन सेगमेंट्स. इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे. क्वेश्चन 5. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर 1.13.
तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया है और इस फिगर का यूज करके हमें गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें जो आंसर्स लिखने हैं उसमें सेगमेंट, रे और लाइन ऐसे तीनों डायग्राम्स का यूज करना है। तो देखो लाइन किसे कहते हैं, जब भी डायग्राम में दोनों साइड में एरो हेड है तो फिर उस डायग्राम को हम लाइन कहते हैं। और अगर गिवन डायग्राम में एक ही साइड में एरो हेड है तो फिर उसे हम रे कहते हैं। जैसे कि यहां पर इस डायग्राम को हम रे आरपी कह सकते हैं और इस पॉइंट आर को उस रे का ओरिजिन कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट रे। तो रे जो होता है वो एक साइड में इनफाइनाइट होता है। लाइन जैसे दोनों साइड में इनफाइनाइट होती है वैसे रे एक साइड में इनफाइनाइट होता है। मतलब रे पर आर से लेके पॉइंट पी के डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स आते हैं। और उसके बाद तीसरा डायग्राम यानी सेगमेंट, यानी अगर दोनों साइड में एरो हेड नहीं है तो फिर उस डायग्राम को सेगमेंट कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज सेगमेंट आर पी, और ये पॉइंट आर और पी को एंड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट कहते हैं। तो सेट की लैंग्वेज में अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो सेगमेंट सबसे छोटा सेट होता है। उसी सेगमेंट से करस्पॉन्डिंग जो रे है वो रे इस सेगमेंट से बड़ा सेट होता है, और इसी रे से करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो लाइन इस रे से भी बड़ी होती है। यानी लाइन सबसे बड़ा सेट होता है, फिर उससे छोटा रे, और फिर उससे छोटा सेगमेंट होता है। तो इस तरह से हमें सेगमेंट, रे, लाइन ये तीनों डायग्राम्स का यूज करके और सेट्स चैप्टर के जो कंसेप्ट है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सबसेट ऑफ सेट, ये नॉलेज यूज करके हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो यहां पर पहला सब क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। रे आरपी का अपोजिट रे हमें लिखना है। देखो ये डायग्राम में आर पॉइंट यहां पर है, पी पॉइंट यहां पर है, यानी रे आरपी हमें यहां से पी के डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हमें रे आरपी मिलेगा। दिस इज पॉइंट आर और ये पॉइंट पी है। तो इसका अपोजिट रे हमें लिखना है। तो अपोजिट रेज में जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। मतलब इसका जो अपोजिट रे हमें लिखना है उसका भी ओरिजिन आर ही होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये रे आरपी जो है इसका अपोजिट रे हमें मिलेगा रे आर एस, या उसे हम रे आर टी भी कह सकते हैं। तो रे आरपी का अपोजिट रे मिलेगा रे आर एस। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 5 के सब क्वेश्चन 1 में हमें अपोजिट रे ऑफ रे आरपी लिखना है। तो आरपी का अपोजिट रे हमें मिलने वाला है रे आर एस, या रे आरटी भी हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी इज, आरपी का अपोजिट रे आर एस, रे आर एस। सो रे आर एस इज द आंसर। अपोजिट रे ऑफ रे आरपी इज रे आर एस। इसके बाद सेकेंड सब क्वेश्चन करेंगे। सब क्वेश्चन 2, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। तो यहां पर हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन सेट यानी गिवन टू सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है। देखो एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे इंटरसेक्शन सेट कैसे फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन सेट मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और सेट बी है जिसमें 3 4 5 6 ए एलिमेंट्स है। अब ये दोनों सेट्स का अगर हमें इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है तो ये दोनों सेट्स के हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 एक कॉमन एलिमेंट है और 4 एक कॉमन एलिमेंट है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट हम बनाएंगे 3, 4, और इस सेट को कहते हैं इंटरसेक्शन सेट। तो ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट कैसे डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो यानी इंटरसेक्शन सेट यानी क्या क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसे इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। अब यहां पर इस एग्जांपल में हमें रे पी क्यू एक सेट है और रे आर पी ये दूसरा सेट है। तो ये दोनों सेट्स में कौन से पॉइंट्स कॉमन आएंगे यह हमें देखना पड़ेगा। देखो रे पी क्यू यानी पी से लेके
क्यू के डायरेक्शन में जो सभी पॉइंट्स है वो हमें मिलेंगे, रे पी क्यू। और उसके बाद दूसरा सेट है रे आर पी, यानी आर से लेके पी के डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स, यानी इस पर ये क्यू पॉइंट भी आएगा। तो एक सेट रे पी क्यू है, दूसरा सेट रे आर क्यू है। तो ये दोनों सेट्स में कौन से पॉइंट्स कॉमन आएंगे? तो देखो, ऑब्जर्वेशन करने से इजीली हमें पता चलता है ये पी से लेके क्यू के डायरेक्शन में जो सभी पॉइंट्स हैं ये कॉमन आएंगे दोनों सेट्स में। ये पी से लेके क्यू के डायरेक्शन में जो पॉइंट्स है यहां पर भी आ रहे, पी से लेके क्यू के डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स यहां पर भी आ गए। मतलब ये दोनों सेट्स में पी से लेके क्यू के डायरेक्शन में जो पॉइंट्स है वो कॉमन मिल रहे, और पी से लेके क्यू के डायरेक्शन में जो सभी पॉइंट्स है इनको हम क्या कहेंगे? रे पी क्यू। यानी ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट कौन सा मिलेगा? रे पी क्यू। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज रे पी क्यू। चलो आंसर लिखते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी लिखना है। रे पी क्यू और रे आर पी का इंटरसेक्शन सेट रे पी क्यू आने वाला है। तो हम आंसर लिखेंगे द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज रे पी क्यू। सो रे पी क्यू इज द आंसर। इसके बाद सब क्वेश्चन 3 करेंगे। सब क्वेश्चन 3, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। तो यहां पर हमें गिवन 2 सेट्स का यूनियन सेट लिखना है। यूनियन सेट यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है। ये दोनों सेट्स के सभी पॉइंट्स को मिला के जो सेट बनेगा उसे ये दोनों सेट्स का यूनियन सेट कहते हैं। देखो एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे यूनियन सेट। यूनियन सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सेट बी एलिमेंट्स आर 3 4 5 6। तो ये दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स मिलाकर जो सेट बनेगा उसे यूनियन सेट कहते हैं। तो देखो कौन सा सेट बनेगा? 1 2 3 4। फिर उसके बाद देखो कभी भी सेट लिखते समय कोई भी एलिमेंट हम डबल नहीं लिखते। 3 यहां पर आ चुका है तो 3 नहीं लेंगे, 4 भी आ चुका है, 5 और 6। तो ये सभी एलिमेंट्स को मिला के ये सेट बन गया। तो इसे कहते हैं यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज 1 2 3 4 5 6। यानी यूनियन किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। गिवन 2 सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करके जो सेट बनता है उसे यूनियन ऑफ गिवन 2 सेट्स कहते हैं। तो देखो यहां पर हमें कौन से सेट्स का यूनियन लिखना है? एक सेगमेंट पी क्यू है और दूसरा सेगमेंट क्यू आर है। तो देखो सेगमेंट पी क्यू यानी पी से लेके क्यू तक के सभी पॉइंट्स आएंगे, पी से लेके क्यू तक के। उसके बाद सेगमेंट क्यू आर यानी आर और क्यू के बीच वाले सभी पॉइंट्स, क्यू से लेके आर तक के सभी पॉइंट्स यानी सेगमेंट क्यू आर। तो ये दोनों सेट्स का हमें यूनियन लिखना है। तो देखो ये सेगमेंट क्यू आर जो है इस पर ये पॉइंट पी भी आ जाएगा। मतलब ये जो सेट है इसके सभी पॉइंट्स यहां पर भी आ गए। तो ये दोनों सेट्स के अगर हमें सभी पॉइंट्स लिखने हैं तो ओनली ये सेट लिखना पड़ेगा। इस सेट में दोनों सेट के सभी पॉइंट्स आ गए तो ये दोनों सेट्स का यूनियन सेट कौन सा आएगा? सेगमेंट क्यू आर। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा सेगमेंट क्यू आर। यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर इज सेगमेंट क्यू आर। क्योंकि सेगमेंट क्यू आर में ये दोनों सेट्स के सभी पॉइंट्स आ गए इसलिए सेगमेंट क्यू आर इज द यूनियन ऑफ गिवन 2 सेट्स। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 3 में हमें यूनियन सेट फाइंड करना है सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू आर का। तो सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू आर का यूनियन सेट हमें मिलेगा सेगमेंट क्यू आर। सॉल्यूशन, द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर इज segment QR. So segment QR is the answer.
इसके बाद सब क्वेश्चन 4 करेंगे। सब क्वेश्चन 4, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। तो यहां पर हमें सेगमेंट क्यू आर कौन से रेज का सबसेट है ये डिसाइड करना है। तो यहां पर हमें सबसेट कैसे फाइंड करते हैं ये समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर हमारे पास दो सेट्स है और पहले सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी है, तो फिर हम वो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। देखो, एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सबसेट सबसेट तो यहां पर कोई सेट नहीं फाइंड करना है, दो सेट्स में से एक सेट दूसरे का सबसेट है कि नहीं ये डिसाइड करना है। एक सेट हमने लिया 2 3 4 और दूसरा सेट है बी 1 2 3 4 5। तो देखो, सबसेट का मैंने क्या बताया, एक सेट के अगर सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में है तो ये पहले वाले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। तो देखो, ये पहले सेट के 2 3 4 एलिमेंट्स ये दूसरे सेट में भी है 2 3 4। इसका मतलब ये पहला सेट ये दूसरे सेट का सबसेट हो गया, और उसके लिए सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो, अगर सेट बी हम थोड़ा बदल देंगे, सेट ए एज इट इज रखेंगे और सेट बी थोड़ा बदल देंगे। सेट बी इस तरह से करेंगे 1 2 4 5 6। तो क्या अभी सेट ए और सेट बी इसमें सेट ए सेट बी का सबसेट है क्या? देखो, तो वही देखना पड़ेगा, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है क्या? तो यहां पर ये जो 3 एलिमेंट है वो यहां पर नहीं है, मतलब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है। तो ये दोनों एग्जांपल्स में वी कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखो, तीसरा सेट लेंगे सेट बी। सेट बी को और थोड़ा बदल देंगे। अब इस एग्जांपल में ये पहले वाला अपना सेट ए और ये सेट बी। अब यहां पर सेट ए सेट बी का सबसेट है क्या? देखो, तो बस हमें यही देखना है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में आ गए क्या? यस। इसका मतलब सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से सबसेट किसे कहते हैं वो हमें समझ में आ गया। अगर हम दो सेट्स कंसीडर करते हैं और उसमें से एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी आ जाते हैं तो पहले वाले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। अब देखो, इस एग्जांपल में हमें सेगमेंट क्यू आर कौन से रेज का सबसेट है वो लिखना है। क्वेश्चन है, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। यानी सेगमेंट क्यू आर यहां पर छोटा सेट है और वो कौन से रेज का सबसेट है वो हमें डिसाइड करना है। तो डायग्राम में देखो, सेगमेंट क्यू आर क्यू से लेके आर तक हमें मिलेगा। अब ये सेगमेंट कौन से रेज का सबसेट है ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, हम पहला रे लेंगे आर से लेके क्यू के डायरेक्शन में जाने वाला रे आर क्यू कंसिडर करेंगे। अब ये रे आर क्यू में सेगमेंट आर क्यू के सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो सेगमेंट क्यू आर है ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं सबसेट ऑफ रे आर क्यू। तो यहां पर हमारा पहला आंसर आएगा रे आर क्यू। हमें कौन से रेज है जिसका सेगमेंट क्यू आर सबसेट है वो बताना है। तो पहला रे आएगा रे आर क्यू। उसके बाद देखो, अगर हम रे क्यू आर कंसिडर करेंगे, क्यू से लेके आर के डायरेक्शन में जाने वाला रे कंसिडर करेंगे, तो ये क्यू आर जो रे है इस पर सेगमेंट क्यू आर के सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब ये सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में भी आ जाएंगे। तो डेफिनेटली सेगमेंट क्यू आर जो है वो रे क्यू आर का भी सबसेट बन जाएगा। तो हमारा दूसरा आंसर आएगा रे क्यू आर। पहला आंसर आ गया रे आर क्यू, दूसरा आंसर आ गया रे क्यू आर। अब देखो, और भी कुछ आंसर्स हम लिख सकते हैं, रे क्यू आर, उसके बाद हम रे क्यू एस भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ रे क्यू एस भी कह सकते हैं, क्योंकि रे क्यू एस अगर कंसिडर करेंगे तो क्यू से लेके एस के डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स मिलेंगे और ये सेगमेंट क्यू आर के सभी पॉइंट्स उस पर भी आ जाएंगे। तो डेफिनेटली दिस सेगमेंट विल बिकम सबसेट ऑफ रे क्यू एस ऑल्सो। और एक रे बता सकते हैं, कौन सा? रे क्यूटी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रे क्यूटी अगर हम लेंगे तो उसका भी डेफिनेटली ये सेगमेंट क्यू आर सबसेट बन जाएगा। लेकिन अगर रे पी आर कंसिडर करेंगे तो क्या ये सेगमेंट क्यू आर उसका सबसेट बनेगा? नहीं, क्योंकि रे पी आर अगर हम लेंगे तो पी से लेके आर के डायरेक्शन में लेंगे, तो ये सेगमेंट क्यू आर के यहां से पी से लेके इधर के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ये रे पी आर में नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली रे पी आर का ये सेगमेंट क्यू आर सबसेट नहीं बनेगा। तो यहां पर हमें कई आंसर्स मिलेंगे, सेगमेंट क्यू आर कौन से रेज का सबसेट है। तो एक तो पहला आंसर आएगा रे आर क्यू,
दूसरा आंसर आएगा रे क्यू आर, तीसरा आंसर आएगा रे क्यू एस, और एक आंसर लिखेंगे रे क्यू टी। सब क्वेश्चन 4 में सेगमेंट क्यू आर कौन से रेज का सबसेट है करके हमें आंसर लिखना है। तो यहां पर 3-4 रेज हमें आंसर में आने वाले हैं। आंसर में लिखेंगे सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ रे, पहला रे मिलेगा रे आर क्यू, उसके बाद दूसरा रे लिखेंगे रे क्यू आर, उसके बाद और एक रे लिखेंगे रे क्यू एस, और एक रे क्यू टी। इस आंसर में और भी हम कुछ रेज कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि रे एस क्यू भी ले सकते हैं, रे टी क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ये 4 रेज सफिशियंट है। इसके बाद सब क्वेश्चन 5 करेंगे। सब क्वेश्चन 5, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। तो यहां पर हमें अपोजिट रेज का पेयर लिखना है, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट आर। तो देखो पॉइंट आर यहां पर है, तो आर के राइट डायरेक्शन में हमें एक रे मिलेगा इस तरह से, और आर के लेफ्ट साइड में एक रे मिलेगा, और ये दोनों रेज आर से निकलेंगे तो ये दोनों अपोजिट रेज हो जाएंगे। अपोजिट रेज में एंड पॉइंट कॉमन होता है। अब देखो ये जो रे है इसका नाम हम रे आर पी लिख सकते हैं, और इधर आने वाला जो रे है उसका नाम रे आर एस लिख सकते हैं। यानी अपोजिट रेज का एक पेयर हमें मिल जाएगा रे आर पी, और इधर आने वाला रे आर एस। और एक पेयर हम लिख सकते हैं, ये जो रे है इसका नाम हम रे आर पी के बजाय रे आर क्यू भी लिख सकते हैं, और इधर आने वाला ये जो रे है इसका नाम रे आर एस के बजाय रे आर टी भी ले सकते हैं। तो दूसरा पेयर हम लिख सकते हैं रे आर क्यू, एंड इधर का रे आर टी। तो इस तरह से अपोजिट रेज के हम 2 पेयर्स लिख सकते हैं, हैविंग कॉमन पॉइंट आर, रे आर पी एंड रे आर एस, और दूसरा पेयर रे आर क्यू एंड रे आर टी। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 5 में अपोजिट रेज का पेयर हमें लिखना है, हैविंग एंड पॉइंट आर। तो पहला आंसर आएगा रे आर पी एंड रे आर एस, दीज आर अपोजिट रेज हैविंग एंड पॉइंट आर। और दूसरा आंसर आएगा रे आर क्यू एंड उसका अपोजिट रे आर टी। सो दीज आर ऑल्सो अपोजिट रेज हैविंग एंड पॉइंट आर। इसके बाद सब क्वेश्चन 6 करेंगे। सब क्वेश्चन 6, राइट एनी 2 रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट यस। तो यहां पर हमें कोई भी 2 रेज के नाम लिखने हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट यस है। तो देखो पॉइंट यस यहां पर है, तो यस से लेके राइट डायरेक्शन में हम एक रे ले सकते हैं, और यस से लेके लेफ्ट साइड में एक रे ले सकते हैं। तो राइट साइड में जो रे लेंगे उसका नाम हम रे एस आर ले सकते हैं, रे एस आर, और लेफ्ट साइड में जो रे मिलेगा उसका नाम हम रे एस टी ले सकते हैं। यानी हमें 2 रेज के नाम लिखने हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट यस है। तो एक रे लेंगे रे एस आर और दूसरा लेंगे रे एस टी। रे एस आर एंड रे एस टी इज द आंसर। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 6 में हमें ऐसे 2 रेज लिखने हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट यस है। तो आंसर आएगा रे एस आर एंड रे एस टी। आंसर रे एस आर एंड रे एस टी, ये दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट यस है। इसके बाद सब क्वेश्चन 7 करेंगे। सब क्वेश्चन 7, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। तो यहां पर भी हमें इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। सब क्वेश्चन 2 में भी हमने इंटरसेक्शन सेट फाइंड किया था। इंटरसेक्शन सेट यानी गिवन सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है। तो यहां पर एक सेट रे एस पी है और दूसरा रे एस टी है। तो ये दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे।
रे एस पी यानी एस से लेके पी के डायरेक्शन में, रे एस पी, और दूसरा रे एस टी यानी एस से लेके टी के डायरेक्शन में, रे एस टी। अब ये दोनों सेट्स जो बन गए, इनमें कौन से पॉइंट्स कॉमन आ गए? ओनली पॉइंट यस। पॉइंट यस ये पहले वाले सेट में भी है और पॉइंट यस ये दूसरे वाले सेट में भी है, मतलब ये दोनों सेट्स में ओनली यस इज द कॉमन एलिमेंट। तो यहां पर आंसर आएगा द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट यस। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 7 इंटरसेक्शन सेट लिखना है रे एस पी और एस टी का, और आंसर पॉइंट यस है। सो आंसर द इंटरसेक्शन सेट of ray SP and ray ST is point yes. So point yes is the answer. इसके बाद क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर 1.14। तो यहां पर हमें एक फिगर दिया है, नंबर लाइन, इस पर कुछ पॉइंट्स है और कोऑर्डिनेट्स भी है। तो ये फिगर का यूज करके हमें 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें पहला सब क्वेश्चन है स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। बी से लेके इक्विडिस्टेंट पॉइंट यानी सेम डिस्टेंस पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो बी पॉइंट यहां पर है, तो बी के लेफ्ट साइड में देखो, बी के लेफ्ट साइड में एक यूनिट डिस्टेंस और ये दूसरा यूनिट डिस्टेंस, यानी बी से लेके 2 यूनिट डिस्टेंस पर ए पॉइंट है, और इधर राइट साइड में देखो बी से लेके 1 यूनिट डिस्टेंस और ये दूसरा यूनिट डिस्टेंस, यानी बी से लेके 2 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट सी है। तो बी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे ए और सी। उसके बाद और भी एक पेयर हम फाइंड कर सकते हैं। बी के लेफ्ट साइड में देखो ये पॉइंट पी जो है वो 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 2 3 एंड 4। और बी के राइट साइड में देखो डी पॉइंट, ये भी 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। बी से लेके यहां तक 1 यूनिट डिस्टेंस, यहां तक 2 यूनिट डिस्टेंस, 3 एंड 4। तो ये डी पॉइंट भी 4 यूनिट डिस्टेंस पर है और इधर का पी पॉइंट भी बी से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। मतलब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम बी ये 2 भी मिलेंगे, पी और डी। तो यहां पर हम 2 आंसर्स लिख सकते हैं, पॉइंट ए एंड सी एंड पॉइंट पी एंड डी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 1 में पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी हमें लिखने हैं। तो पहला पेयर मिलेगा ए एंड सी और दूसरा पेयर मिलेगा पी एंड डी। तो आंसर लिखेंगे द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी आर, पहला आंसर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और दूसरा आंसर आएगा पॉइंट पी एंड पॉइंट डी। इसके बाद सब क्वेश्चन 2 करेंगे। सब क्वेश्चन 2, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो यहां पर भी हमें क्यू से लेके इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिखने हैं। तो क्यू पॉइंट यहां पर है, तो क्यू के लेफ्ट साइड में 1 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट यू है और क्यू के राइट साइड में 1 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट यल है। तो ये यू और यल ये दोनों पॉइंट क्यू से इक्विडिस्टेंट है। तो यहां पर भी हमें पहला आंसर मिलेगा पॉइंट यू एंड यल। और एक आंसर लिख सकते हैं, क्यू के लेफ्ट साइड में आर पॉइंट जो है वो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 एंड 2, और इधर राइट साइड में 1 एंड 2, मतलब पी पॉइंट जो है वो भी क्यू से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये आर पॉइंट एंड पी पॉइंट ये दोनों पॉइंट भी क्यू से इक्विडिस्टेंट है। तो यहां पर हमें 2 आंसर्स मिलेंगे, पहला आंसर मिलेगा यू यल और दूसरा आंसर मिलेगा आर एंड पी। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 2 में हमें पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू लिखने हैं। तो आंसर आएगा द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू आर, पहला पेयर आएगा पॉइंट यू एंड पॉइंट यल, और दूसरा पेयर आएगा
पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। इसके बाद सब क्वेश्चन 3 करेंगे। सब क्वेश्चन 3, फाइंड डिस्टेंस यूवी, डिस्टेंस पीसी, डिस्टेंस वीबी, डिस्टेंस यूएल। तो यहां पर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है। 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उसमें पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस यूवी। तो हम यू और वी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यू पॉइंट यहां पर है, यू का कोऑर्डिनेट मिलेगा -5। वी यहां पर है तो वी का कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 और 6 के बीच में, यानी 5। अब एक कोऑर्डिनेट -5, दूसरा 5 है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हमें डिस्टेंस यूवी मिलेगा और इसी तरह से हमें रिमेनिंग डिस्टेंस भी फाइंड करने हैं। चलो आंसर लिखते हैं। सब क्वेश्चन 3 में पहला डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस यूवी। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ यू, that is equal to -5. Coordinate of v, that is 5. दोनों कोऑर्डिनेट्स में 5 is greater than -5 and therefore distance u comma v is equal to greater coordinate 5 minus smaller coordinate -5. That is equal to 5 minus into minus plus 5. So answer is 10. So distance UV equal to आंसर आ गया 10. सेकेंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है डिस्टेंस PC। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब देखो गिवन डायग्राम में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -2 है एंड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट 4 है और इसमें 4 इज ग्रेटर देन -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C दैट इज 4। 4 is greater than -2 and therefore distance PC equal to greater coordinate 4 minus smaller coordinate -2. 4 minus into minus plus 2, so answer is 6। तो सेकेंड डिस्टेंस आ गया 6 और पहले वाला डिस्टेंस हमें मिला है 10। उसके बाद थर्ड डिस्टेंस, उसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस VB, डिस्टेंस V, B। उसके लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। V पॉइंट यहां पर है, उसका कोऑर्डिनेट 5 है, 4 और 6 के बीच में 5, और दूसरा पॉइंट B है, उसका कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये 5 और 2 में 5 ग्रेटर है। सो आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ V एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। V पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 एंड हियर 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड देयरफॉर डिस्टेंस VB equal to greater coordinate 5 minus smaller coordinate 2, so answer is 3। इसके बाद डिस्टेंस UL फाइंड करना है, तो उसके लिए U और L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। U पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 और L पॉइंट यहां पर है, तो -4 और -2 के बीच में -3 मिलेगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट -3। अब ये दोनों में कौन सा ग्रेटर है? ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में जो राइट साइड में आता है वो ग्रेटर होता है, तो ये दोनों में -3 राइट साइड में, तो -3 इज ग्रेटर देन -5। फोर्थ एग्जांपल, जिसमें हमें डिस्टेंस UL फाइंड करना है।
कोऑर्डिनेट ऑफ यू, कोऑर्डिनेट ऑफ यल, यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 और यल का -3, और ये दोनों में -3 इज ग्रेटर, -3 is greater than -5, and therefore distance u comma l equal to greater coordinate -3 minus smaller coordinate -5, -3 minus into minus +5, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 2, एंड दिस इज द डिस्टेंस यूएल। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 के सभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।